हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से नीट 2025 में जो बायोलॉजी में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हमने 2 पार्ट्स का वीडियो बनाया है जिसमें हमने 4 चैप्टर यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी चैप्टर्स क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12 से। क्लास 12th में एक चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आप सबको पता है कि इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये नीट के लिए या बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, लास्ट 2 to 3 ईयर से देख लो तो आप 7 to 8 क्वेश्चंस एक चैप्टर से आते हैं नीट के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो तो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 to 4 क्वेश्चन है वो थोड़ा अंदर से आता है, साइंटिस्ट के नेम आते हैं या उसके एक्सपेरिमेंट से आते हैं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से भी आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2025 नीट के अंदर उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आए, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। तो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अपने पास 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है और ये स्टेटमेंट सेकेंड है, और इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये एनसीईआरटी का लाइन है और इसमें ये लिखा हुआ है कि आरएनए वर्ल्ड के अंदर आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है जो इस अर्थ पे आया था, है ना। तो ये जो अभी तक का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम। बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। 3 स्टेटमेंट है। एक तो ये दिया हुआ है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी में दूसरा स्टेटमेंट है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में जो ये है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वायरस होते हैं उस वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, बट जो यूकैरियोटिक्स है या जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो आरएनए होता है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, एज अ रिएक्टिव। अब मैं आपको बता दूं, कैटलिस्ट का मतलब होता है एंजाइम की तरह बिहेव करने वाला, और जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में राइबोजाइम, राइबोसोमल आरएनए जो होता है बस वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। एक्चुअल में वो प्रोटीनियस एंजाइम नहीं है, लेकिन जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए, वो बिहेव करता है एंजाइम की तरह, इसलिए उसको बोलते हैं राइबोजाइम। और जो एंजाइम होता है ये कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और जो कैटेलाइटिक नेचर का होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो अनस्टेबल होता है। इसी के कंपेयर में डीएनए लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल होता है, और आरएनए मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज अ कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, ये भी करेक्ट है। बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, कैटलिस्ट होता है, इसलिए अनस्टेबल होता है। मतलब ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आप पे आते हैं, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। जो डीएनए है वो आरएनए से है। अब कुछ लोग को लग रहा है कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। हाँ, यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए से आरएनए बनता है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन जो डीएनए अर्थ पे आया वो आरएनए के बाद आया। पहले अर्थ का जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और आरएनए के बाद डीएनए है ना। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पहले आया था, उसके बाद डीएनए आया।
लेकिन हम लोग जो डीएनए से आरएनए बनाते हैं वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो है एज अ कैटलिस्ट, जो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। ठीक है, आरएनए के बाद डीएनए आया, इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। अभी बताया कि डीएनए मोर स्टेबल होता है। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेसिस्ट चेंज। अब देखो यहां तक ये समझ में आ गया कि ये डबल स्ट्रैंड होता है ना, और ये हेलिकल फॉर्म में होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है बेस पेयर, है ना, ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब यहां से समझ आ गया। एक लाइन जो ये लिखा हुआ है ये आपको समझने का है। ये क्या लिखा हुआ है? रेसिस्ट चेंजेज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म इन द लाइट ऑफ द, सॉरी, हाँ लिखा हुआ है रेसिस्ट चेंजेज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या है? ये आपको लाइन बाहर से दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, डीएनए में क्या होता है, डीएनए मान लो म्यूटेशन हो गया कि उसके जो बेस पेयर है वो कुछ चेंज हो गए। अब म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन तो बनेगा नहीं, वो कोडोन तो बनेगा नहीं। तो डीएनए हमेशा ये चाहता है कि जब भी उसमें कोई चेंजेज हो, जैसे मान लो एटीजीसी है ना, और जी की जगह वापस टी आ गया, ठीक है, या ए आ गया, तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, जो कोडिंग है, वो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी भी डीएनए नहीं चाहता है कि हमारे अंदर म्यूटेशन हो। तो वो क्या चाहता है कि यदि मान लो जी की जगह टी आ गया तो वो उसको रिपेयर करना चाहता है ना, और चाहता है कि इसको करेक्शन करके वापस टी ले आए, ताकि म्यूटेशन ना हो और जो करेक्ट प्रोटीन बनना है वो प्रोटीन बने। ठीक है, तो चेंज जो हो रहा है, जो म्यूटेशन हो रहा है, उससे वो रेसिस्ट होना चाहता है। बस यही लिखा हुआ है, रेसिस्ट चेंजेज बाय इवॉल्विंग रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये जो चेंज हो रहा है उससे वो अपने को प्रिवेंट करना चाहता है, उससे रेसिस्ट होना चाहता है बाय इवॉल्विंग रिपेयर मैकेनिज्म। कैसे? वो डीएनए को रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन ये, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लाइन से। अब इस दो स्टेटमेंट में उसने पूरा पैराग्राफ पूछ लिया, है ना। आप देखो एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये 3 स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है व्हिच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस का है और ये क्वेश्चन है एचजीपी का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसमें जो सेलाइन फीचर्स दिए हुए है ना, उस फीचर्स में लिखा हुआ है सबसे ज्यादा जो जीन्स होते हैं या नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो होता है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। क्रोमोसोम नंबर एक्स है, इस पे सबसे लॉन्गेस्ट जीन होता है, ये आप कंफ्यूज मत होना। एक्स पे जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट जीन होता है। क्रोमोसोम वाई पे जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट जीन होता है। ठीक है, और सबसे कम जीन जो होता है वो भी वाई पे ही होता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जीन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोफिन, है ना, और जो सबसे स्मॉलेस्ट जीन है उसको बोलते हैं एसआरवाई जीन। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो जीन का नंबर होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है। ठीक है, अप्रोक्स 2900 समथिंग ऐसा कुछ होता है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे होता है। ठीक है, तो ये आपको तो डायरेक्ट याद रखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which of the following are the post transcriptional events in an eukaryotic cell। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है ना, उस इवेंट्स के बारे में पूछ रहा है। और इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई, 5 स्टेटमेंट है, और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से बताना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब आपको इससे पहले याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मतलब यूकैरियोटिक में आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सबसे पहले एचएनआरएनए बनता
है ना, डीएनए से बनता है एचएनआरएनए, और उसमें होता है स्प्लाइसिंग, और फिर बनता है एमआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए बोला है एचएनआरएनए को, ये याद रखना, ये प्री एमआरएनए क्या है, एचएनआरएनए, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो एचएनआरएनए बनता है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है फॉर स्प्लाइसिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या है, जो एचएनआरएनए होता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं। जो आपको पता है एक्सॉन और इंट्रॉन होता है। एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग पार्ट होता है, और इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी इंट्रॉन होते हैं उसको कट करके हम लोग रिमूव करते हैं और सारे एक्सॉन को लाइगेज एंजाइम से ऐड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एक्सॉन को ऐड करना है और इंट्रॉन को कट करके बाहर रिमूव करना है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, पूरा एचएनआरएनए न्यूक्लियस में ही बनता है, और स्प्लाइसिंग प्रोसेस न्यूक्लियस में ही होता है। जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट लाइन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्री एमआरएनए एचएनआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, मतलब ये रॉन्ग है। एचएनआरएनए साइटोप्लाज्म मूव नहीं करता है स्प्लाइसिंग के लिए। पूरा स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, मतलब ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, बिल्कुल करेक्ट है। हमने कहा इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को ज्वाइन करते हैं। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, बिल्कुल करेक्ट है। 5' एंड पे जो होता है एचएनआरएनए का उसको बोलते हैं कैपिंग, और कैपिंग करते हैं 7 मिथाइल गुएनोसिन से, तो ये भी अपना करेक्ट है। एडिशन ऑफ एडिनिन रेसिड्यूज एट 3 एंड ऑफ एचएनआरएनए, ये भी करेक्ट है। एचएनआरएनए का जो टेल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेलिंग, जो 3' एंड होता है उसको बोलते हैं टेलिंग, और वहां पे एडिनाइलिक एसिड या फिर मल्टीपल ए जिसको हम लोग पॉली ए टेल बोलते हैं, ए जो होता है वो एडिनिन होता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ एडिनिन एट 3' एंड ऑफ एचएनआरएनए जो टेलिंग करता है, ये भी करेक्ट है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, नहीं, यूकैरियोटिक में कभी भी 2 कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कभी भी इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता है। समझ में आया क्या? आरएनए यूकैरियोटिक में ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो डबल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये भी गलत है। तो अपना करेक्ट आंसर है बी, सी एंड डी, बी, सी, डी, है ना, ये अपना सेकंड नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच करने का है। ये लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट सेकंड है, इसमें मैच करने का है। लिस्ट फर्स्ट में जो अपना फर्स्ट है ए है, ये है हर्सी एंड चेज, मतलब हर्सी और चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। सेकंड है यूक्रोमेटिन, और थर्ड है साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और थर्ड है हेट्रोक्रोमेटिन। अब आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे पहले यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। यूक्रोमेटिन वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है इसका मतलब है कि उसी से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है। ठीक है, और वो जो होता है वो लाइट स्टेन करता है। जब उसको स्टेनिंग करते हैं ना, कलर करते हैं, तो वो लाइट मतलब हल्का लाइट स्टेनिंग करता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो डार्क स्टेनिंग करता है ना, ये आपको पता है। तो एक बार चेक करते हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, लाइट स्टेनिंग और ये डार्क स्टेनिंग। देखो, लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेनिंग, यूक्रोमेटिन लूजली पैक होता है, और जब लूजली पैक होगा तभी तो एमआरएनए बनेगा। लूजली पैक का मतलब क्या है, यदि क्रोमेटिन को हमने बिल्कुल कंडेंस कर दिया, बिल्कुल टाइटली होल्ड कर दिया एक साथ, है ना, तो उसके सारे जो उस पे कोडोन है वो तो हाइड हो जाएगा। लेकिन जो लूजली अरेंज होगा तो उसका कोडोन दिखेगा, तब उसमें एमआरएनए होता है। सिंपल आप समझो, यदि बुक को पढ़ना है तो बुक को ओपन करना होगा, बंद बुक को नहीं पढ़ सकते। तो जब सारे क्रोमेटिन टाइटली होल्ड होंगे तो सारे उस पे जो कोडोन है वो तो हाइड हो जाएगा। यदि कोडोन से प्रोटीन बनाना है
कोडोन की स्टडी करना है, वो क्या करना पड़ेगा, उसको लूजली टाइट करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी लूजली पैक करना पड़ेगा। तो यूक्रोमेटिन जो होता है ये लूजली होता है और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली होता है, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट का नाम है हर्सी एंड चेज। आपको याद होना चाहिए कि हर्सी और चेज ने प्रूफ किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जिसने बैक्टीरियोफेग को यूज किया था, याद है, बैक्टीरियोफेग T2 बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट किया था और उसने प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। अब आप इसमें देख लो, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन, ये हो गया। और बाकी बच गया ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पे, है ना। इसको हम लोग फ्रीडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें उसने इस बैक्टीरिया को माइस के अंदर डाला था, है ना। ये भी 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो माइस के अंदर जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है, एस थर्ड एंड आर सेकेंड। तो इसका आप देख लो, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, एक ही ऑप्शन में, ए का 4, बी का 3, C1D2, C1D2 करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये तो अपने को याद रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से मैच करने का। अब इसमें जो है ना 1-2 पॉइंट जो है वो तो अपने को 2-3 पॉइंट तो इससे, एक आध पॉइंट जो है वो अपने को बायोमोलिक्यूल से है ना, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो लिस्ट फर्स्ट में क्या है, एक ही तरफ के नाम दिए हुए, एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, एडिनिन, एलेनिन। अब जिसने मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा है उसको कम से कम नहीं कुछ आइडिया होगा तो एडिनिन तो पता होगा। एडिनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है, जिसका पेयर बनता है एडिनिन का थाइमिन के साथ, है ना। तो कम से कम एडिनिन तो पता होगा। तो एडिनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस, ये अपना हो गया N2 बेस, ठीक है। और एलेनिन जो होता है वो एलेनिन होता है एमाइनो एसिड, ये आपको तो पता होना चाहिए कम से कम, एमाइनो एसिड होता है। अब आप चेक कर लो, एडिनिन नाइट्रोजन बेस और एलेनिन एमाइनो एसिड, ठीक है। हम चाहे तो इस पे भी चेक कर सकते हैं कि सी का फर्स्ट और डी का 4, सी का फर्स्ट डी का 4, सी का फर्स्ट, अब 2 मैच हो गया, मतलब इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक है एडिनोसिन, दूसरा है एडिनाइलिक एसिड, और इधर है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये तो आपको पता होगा। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। टाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है और साइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है, और ये जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, और इसी के कारण डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि डीएनए एसिडिक होता है क्यों, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा माइंड यूज करोगे, हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। इधर देखो आप, एडिनाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड लिखा हुआ है। यदि आपको नहीं भी याद है ये दोनों, थोड़ा सा माइंड यूज करोगे, न्यूक्लियोटाइड और साइड दे दिया, इसका मतलब सीधा है कि एक में फॉस्फेट होता है, दूसरे में फॉस्फेट एब्सेंट होता है, और इसी फॉस्फोर के कारण क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड और एडिनोसिन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। बस अब इन दोनों को चेक करना था, तो ए का 3 एंड बी का 2, ए का 3 बी का 2, ये अपना हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप माइंड यूज करोगे, ये दोनों भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया है ना। हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर एमाइनो एसिड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोसाइड, मतलब जो जेनेटिक कोडॉन, जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है, उसको किसने प्रपोज किया था। तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि ट्रिपलेट कोडॉन या कोडॉन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है
इसको प्रपोज किया था जॉर्ज गैमोन। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और फर्स्ट ऑप्शन ये है जॉर्ज गैमोन। ठीक है, बाकी तीनों साइंटिस्ट का यदि हम लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। जेकब मोनार्ड, ये जो है ये लैक ओपेरॉन है ना, ये लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। फ्रांसिस क्रिक तो बहुत जगह नाम आया है। फ्रांसिस क्रिक जो है वो सेंट्रल डोग्मा बताया था, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। फ्रैंकलिन, ये गलत लिखा हुआ है, स्थॉल होगा, स्थॉल होगा, है ना। और इसने स्थॉल जो है उसने क्या बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझाया था मिसेंसल एंड स्थॉल ने। दो साइंटिस्ट थे जो डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है, तो उसके बारे में इन दोनों ने बताया था, स्थॉल एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी, मिसेंसल एंड स्थॉल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट, व्हिच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए कौन से फैक्टर यूज में आते हैं। अब इसने यहाँ पे कहीं कुछ लिखा तो नहीं है कि किसका ट्रांसक्रिप्शन बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, लेकिन आप जो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से मालूम हो रहा है ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है, वो करता है अल्फा फैक्टर, ठीक है, सॉरी सिग्मा फैक्टर, वो करता है सिग्मा फैक्टर, और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है वो करता है रो फैक्टर। तो इसमें आपका अल्फा दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, ये गामा भी दिया हुआ है और रो दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, टर्मिनेट करता है रो फैक्टर। डायरेक्ट ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और ये भी क्वेश्चन इजी है। वहां ये अलग बात है कि इसमें ये वर्ड एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है इस ऑप्शन का। क्वेश्चन क्या है, ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लाइव्स नेक्स्ट डोर टू यू। वेरी गुड, किसी फैमिली में ट्विंस का बर्थ होता है। द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मतलब ट्विंस का बर्थ होता है और इस ट्विंस में एक बॉय है और एक गर्ल है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्विंस है उसके बेस पे इन स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है। अब फर्स्ट जो है, दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। थर्ड है, दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दे आर 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको रॉन्ग कर देता हूं। क्यों रॉन्ग करता हूं कि इन विट्रो हो या इन विवो हो, इससे कभी कुछ बॉय या गर्ल्स हो रहा है ट्विंस में, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो इन विवो हुआ या इन विट्रो हुआ है। ठीक है, और इन विवो इन विट्रो आप लोग को पता होता है। ठीक है, जो इन विट्रो होता है जिसको हम लोग आईवीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो बॉय और गर्ल्स हुआ ट्विंस है, वो इन विवो या इन विट्रो नेचुरल क्या हुआ वो इसके बारे में नहीं बता सकता है, ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, अब ये ट्विंस है तो इसका 75% जो जीन है वो आइडेंटिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 99.9% जीन तो सारे ह्यूमन के एक सेम ही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और आइडेंटिकल ट्विंस तो इसका मीनिंग समझो, मोनो जाइगोटिक मतलब जाइगोट एक ही बना था, जाइगोट एक बना, इसका मतलब क्या है कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, एक सिंगल जाइगोट बन गया, है ना। तो जाइगोट तो एक ही बना, ठीक है, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, ये डिवाइड होके और दो बन गए, है ना। ये बाद में डिवाइड होके दो बन गया और 2 एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, 2 एम्ब्रायो डेवलप हो गए और दोनों आगे फीटस बन गया, तो ये भी ट्विंस होता है। इन दोनों ट्विंस का 100% जीन सेम होता है, 100% डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका होता है। क्यों? क्योंकि गैमेट तो एक ही था ना, एक ही जाइगोट बना, 1 मेल गैमेट 1 फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज हो गया, जाइगोट बना, और ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है,
और डिवीजन होने के बाद 2 हो गया और दोनों ग्रो कर गया, दोनों फीटस बन गया, तो ट्विंस हो गए। इस कंडीशन में कभी भी बॉय और गर्ल यानी कि 2 सेक्स नहीं हो सकते। इस कंडीशन में या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम सेक्स होते हैं ट्विंस के। आप सोचो ना कि एक ही मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट आया है, तो एक एक गैमेट में फादर का या तो एक्स आया होगा या वाई आया होगा। तो फादर का एक्स आया होगा तो वो गर्ल होगी, तो ये जाइगोट तो गर्ल होगा। चाहिए 2 बार डिवाइड हुआ तो 2 तो गर्ल्स ही होगी। और यदि फादर से वाई आया होगा तो ये बॉय होगा, तो ये डिवाइड होकर जो दोनों बना वो दोनों क्या होगा, बॉय होगा। तो मोनोजाइगोटिक में ये ट्विंस बॉय और गर्ल 2 सेक्स नहीं होते, दोनों सेक्स सेम होते हैं, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। और ये है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोट बोलो 2 अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये कैसे होगा, जब 2 ओवम प्रोड्यूस हो जाता है फीमेल के अंदर, दोनों ओवरी से एक एक ओवम प्रोड्यूस हो गया, और फीमेल में 2 ओवम हो गया और दोनों ओवम फ्यूज कर गया, फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, अब वो दोनों फ्यूज करके और दोनों डेवलप हो गया, फीटस बन गया। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। तो ये थोड़े से वर्ड जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है, डाइजाइगोटिक का। ठीक है, तो अलग अलग जाइगोट है और वो अलग अलग डेवलप हुए, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। वो दोनों फीमेल भी हो सकती है, वो दोनों मेल भी हो सकता है, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। तो देखो आपको 8 क्वेश्चन बताया जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना। अब इसको, ये चैप्टर भी बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को सीरियसली लेते नहीं है, बोर्ड में भी इससे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये 8 क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरा चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन भी है, बड़े क्वेश्चन भी है ना, स्टेटमेंट वाले भी है ना। तो आपको पढ़ा हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज इसी वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से कोई नया चैप्टर के साथ आप लोग को नीट 2025 में जो क्वेश्चंस आया है, जिसके बारे में सब बोलते हैं कि टफ आया या मॉडरेट आया या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।